Hello, hi friend. Welcome back to online class of Secret Heart School. We are going to study physics of class 12, second chapter electrostatic potential and capacitance. इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब चीजों का डिस्कशन किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी फील्ड हो, उसके अंतर्गत हम लोग कंडक्टर को ले जाते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए, इसमें हमने लिखा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ अगर ये कंडक्टर होगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके नेगेटिव चार्ज होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस चार्ज डेवलप होता है। वह इंड्यूस चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव के इधर ठीक अपोजिट में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के अपोजिट में ठीक इधर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था वो ऐसे था, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो ऐसे डेवलप होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होता है वो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होगा। तो फील्ड भी ठीक उसके क्या होगी? इक्वल होगी, और क्या होगा? अपोजिट होता है। इस वजह से नेट फील्ड इसके अंदर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा नॉर्मली आउट रहेगी। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर भी आपने पढ़ा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r की वैल्यू जीरो होगा कि नहीं? तो ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब q की वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो सब कहाँ चला जाएगा? सरफेस ऑफ कंडक्टर पे चला जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है? ये देखिए, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल जो होता है कंडक्टर के सरफेस पर, उसके अंदर सभी जगह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कैसे पता चलेगा? V की वैल्यू आपको पढ़ाया गया है, E की वैल्यू dV अपॉन dr होता है माइनस में। चूंकि अभी भी आप लोगों ने डिस्कस किया कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब dV अपॉन dr की वैल्यू भी क्या होगा? जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। कह रहे हैं पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पर और उसके अंदर सभी जगह पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द
कंडक्टर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कैसे आता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। आपको पता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएसटी होता है, या ई डेल्टा पढ़े हैं। और फ्लक्स फाई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। बोलिए, अरे फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बस थ्योरम से। तो अब क्यू की वैल्यू अगर सरफेस होगा तो क्यू की वैल्यू सिग्मा इनटू डीएस होता है। यहां पर भी डीएस ही है, सिग्मा डीएस होता है या डेल्टा एस होता है तो डेल्टा एस लिखा जाता है। बात दोनों से। ये यहां से क्या होता है, कैंसिल आउट। अब देखेंगे कि ई की वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के क्या होता है, ठीक प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ हॉलो चार्ज कंडक्टर। कह रहे हैं कि कोई भी चार्ज कंडक्टर की एक कैविटी बनाए, कैविटी मीन्स होल होता है, बनाया जाए इस तरीके का। ये हमारा एक चार्ज कंडक्टर था, उसके अंदर हमने कैविटी बनाया होल। तो आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर जो होल होगा तो उस पे चार्ज रहेगा नहीं। कंडक्टर के अंदर भी अगर पड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो टोटल चार्ज तो रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और पोटेंशियल इसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई भी कैविटी बनाएंगे तो जस्ट कंडक्टर की प्रॉपर्टी जैसा बिहेव करने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? ये उस तरीके से कैविटी में तो होल है, जैसे कंडक्टर बना है उसके अंदर हमने होल कर दिया तो अंदर तो चार्ज पैर नहीं जाएगा, टोटल चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा। तो उसके अंदर चार्ज नहीं है तो फिर जीरो होगा, कांस्टेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी है। देखिए किसी कंडक्टर को कंडक्टर की बिहेवियर प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर दे रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में, सब प्रूव करके लाइन बाय लाइन आपको क्लियर करके समझा दिया। अब इसमें एक नया टॉपिक मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, method of producing free from any effect of electric field, free from any effect of electric field known as electrostatic shielding। ये एक तरीके का मेथड होता है जो प्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए इसके अंदर हमने प्रोड्यूस किया, इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बैलेंस था। तो मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? अब आपको पढ़ना है इसमें कैपेसिटर के बारे में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर वगैरह क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है, पहले तो ये आपको बता दिया जाए कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू स्टोर, कैपेसिटी टू स्टोर, कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी ऑन ए कंडक्टर नोन एज इट्स कैपेसिटी। नहीं समझते? कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी, एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी ऑन ए कंडक्टर नोन एज कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर पे एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस जो क्यू होता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आपने पढ़ा,
Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। यहाँ पर C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यही है कैपेसिटर। कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, Q अपॉन। इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलम, इसकी यूनिट वोल्ट, कूलम पर वोल्ट होता है, जिसे फैराड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैराड भी कहा जाता है। अब देखिए ये कैपेसिटर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर जो होता है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, उसके अंदर इंसर्ट मटेरियल पे डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पर। उसके अंदर सराउंडिंग मीडियम क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है कैपेसिटर। कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी, इसकी यूनिट याद रखेंगे फैराड होता है। फैराड जो होता है बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम लोग इसे माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड, पीको फैराड इस तरीके से लिखा जाता है। माइक्रो फैराड होता है 10 की पावर -3, माइक्रो होता है -6, नैनो होता है -9, पीके होता है -1। इस तरीके से इस यूनिट यूज किया जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उसे कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उसका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा। ये मान लीजिए एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, निकालने जा रहे हैं। देखिए इसकी फील्ड ऐसे मिलेगी, हम निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो एक स्फीयर हमने ले लिया, तो टोटल जो चार्ज होगा वो इसके सरफेस पर पाया जाएगा, टोटल चार्ज इसके सरफेस पर पाया जाएगा। तो हम निकालेंगे इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले इस स्फीयर के द्वारा इस चार्ज के क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ये आपको V की वैल्यू पता है। और C इज इक्वल टू आपने पढ़ा है Q अपॉन V। तो Q तो अपनी जगह पे, V कितना हो गया, Q हो गया, अपॉन करेंगे तो 4πε0। इसे कैंसिल आता है 4πε0। आप Q में Q को ना दिया, C इज इक्वल टू 4πε0। ये है आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फीरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फीरिकल कैपेसिटर यानी C की वैल्यू 4πε0 होती है। स्फीयर का कैपेसिटेंस जो होता है वो उसके सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अर्थ भी हमारा स्फीयर ही है। जस्ट इमेजिन करते हैं कि अर्थ एक स्फीरिकल शेप में है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस अर्थ का कैपेसिटी कितना है, अर्थ पे कितनी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अर्थ का रेडियस 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू 9 आर जो अर्थ का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होता है, या हम लिखते हैं 6.4 10 की पावर 6 मीटर लिखते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, अर्थ की कितनी कैपेसिटी होती है। तो अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये आपका 1/9 × 10 की पावर -9, रेडियस जो है 6.4 10 की पावर 6। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 9 × 10 की पावर
इसकी वैल्यू आएगी, यही आपका कैपेसिटर आर पे रेडियस पे डिपेंड करता है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बताता है कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी है। अर्थ इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ की कैपेसिटी क्या है। सारी वैल्यूज मिला के कर दिया जाता है। क्लियर। अब देखिए बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में कैसे ऐड किया जाता है, कैपेसिटर क्या होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।